आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज जो पीडीएफ है ये आने वाले 2 या 3 दिन में लॉन्च कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व नगर दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर को। देखिए जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसने 2014 में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस बार जो वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है ये इसका 7वां एडिशन है, इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ बात की जा रही है सिटी की, तो आप एक इंडेक्स है जो कि रिलेट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था और इस ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रही थी सिंगापुर सिटी। भारत की जो सिटी इस लिस्ट में थी ये थी हैदराबाद। भारत की तरफ से ये तो थी टॉप पर, ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 85। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था 31 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 27 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 28 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे और 29 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा। और ये पोर्टल किनके लिए लॉन्च किया गया है, तो भूमि और संपत्ति के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि कुछ समय पहले ही जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा धरती पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं धरनी पोर्टल की, जो कि लॉन्च किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है तेलंगाना की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। हैदराबाद से रिलेटेड एक फैक्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये भारत की तरफ से पहले स्थान पर थी, ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 85। इसके अलावा जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। इसके अलावा एक और इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ समय पहले ही सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में वर्ल्ड की टॉप सिटीज की लिस्ट जारी की गई थी और इस वर्ल्ड की टॉप सिटीज में जो हैदराबाद है ये भारत की तरफ से तो पहले स्थान पर थी। टॉप 20 में इसकी रैंकिंग थी 16वीं और टॉप पर रहा कौन था, चाइना का एक शहर है ताइयुआन, ये रहा था टॉप पर। देखिए हैदराबाद में लगभग 3 लाख सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। इसी के साथ ये रहा था पहले स्थान पर, मतलब कि भारत में पहले स्थान पर, ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 16वीं। और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन या इसे आप कह सकते हैं सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो देखिए ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सेफ वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जिसे लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन आर्मी डे तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके अलावा इंडियन आर्मी का मोटो तो ये क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि स्वयं से पहले सेवा। अब देखिए यहाँ एप्लीकेशन लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है माई IAF एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन में एयरफोर्स में नौकरी से लेकर के वेतन तक सभी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। तो चाइना के द्वारा ये बनाया जा रहा है तिब्बत में। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को थोड़ा समय लूंगी। यहाँ पास जो टर्म लिखा है, 2 टर्म लिखे हुए हैं। पहला तो है
क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा है डेटा सेंटर। बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा सेंटर के बारे में। तो देखिए, यदि डेटा सेंटर नहीं होता तो इंटरनेट का मजा ही किरकिरा हो जाता, शायद ये यूट्यूब भी नहीं होता। तो क्या है डेटा सेंटर? तो डेटा सेंटर एक ऐसा प्लेस है जहां हम बहुत सारे डेटा को सेव करके रख सकते हैं। बहुत सारे डेटा कहने का मतलब है कि हजारों टेराबाइट, लाखों टेराबाइट डेटा यहाँ सेव करके रखे जा सकते हैं। अब इनका इंटरनेट से क्या लेना देना है? तो इंटरनेट डेटा के माध्यम से ही पॉसिबल है। और आप जो ये मेरा करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो डेटा ही है जो कि आप तक पहुंच रहा है। अब ये डेटा आप तक कैसे पहुंच रहा है? मतलब कि ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पर सर्च किया है कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 1 नवंबर करंट अफेयर वीडियो, तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो शो होने लगेगी। तो ये डेटा सेंटर ही है जहां पर सारी चीजें स्टोर होती है जो कि इंटरनेट के जरिए आप तक पहुंच रही है। यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो देखिए, डेटा सेंटर एक ऐसा गोदाम या खजाना है जहां सब कुछ भर दिया गया है और आप जब चाहें तब इससे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो है डेटा सेंटर से रिलेटेड बेसिक बातें। यदि हम बात करें डेटा सेंटर की बिल्डिंग की, तो देखिए, डेटा सेंटर के डिजाइनर के द्वारा ये डेटा सेंटर बिल्डिंग तैयार की जाती है जो कि मजबूत बिल्डिंग होती है और भूकंप से सुरक्षित होती है, और जहां हजारों लाखों सर्वर लगा दिए जाते हैं जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए, डेटा सेंटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ दूसरा टर्म लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है? तो देखिए, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं, जैसे कि नेटवर्क और हार्ड डिस्क, इनका भी यूज करते हैं हम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर एक जगह होता है तो वो दूसरे जगह से भी डेटा ले सकता है। मतलब कि उसके डेटा सेंटर दूसरे जगह पर भी फैले हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका डेटा सेंटर जो है एक सिटी में हो या दूसरे देश में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। देखिए, एक छोटे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क होता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब कि बड़ी कंपनियों के जो कंप्यूटर होते हैं उनके डेटा भी ज्यादा होते हैं। तो जब डेटा ज्यादा होते हैं तो सेव करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या गूगल का। फेसबुक में कई लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना करके रखी है, गूगल भी लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं। और देखिए, जो गूगल है, गूगल का जो डेटा सेंटर है ये विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी है, ये आप याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि अब हर कंपनी अपने डेटा को सेव करने के लिए खुद का डेटा सेंटर तो नहीं बना सकती ना, क्योंकि ऐसा करने में उसे प्रॉफिट कम होगा और लागत अधिक आएगी। तो ऐसे केसेस में वो क्या करती है कि किसी दूसरी क्लाउड कंपनी से अटैच हो जाती है या टाई अप कर लेती है कि आप हमारे डेटा को स्टोर कर लो और इसके बदले हम आपको मंथली पे करते रहेंगे। तो ऐसे केसेस में सामने आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, आप क्लाउड कंप्यूटिंग को और साधारण भाषा में कैसे समझ सकते हैं? एकदम सिंपल है कि कहीं दूर किसी चीज को सेव करना या वहां से शेयर करना या अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जगह बांट देना, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए, ये जो चाइना है ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर ये बनाने जा रहा है तिब्बत में। तो ये डेटा सेंटर चाइना के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के भी डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी पर्पज से ये स्थापित होने जा रहा है तिब्बत में। तो आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो रशिया है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्योंकि जो रशिया है इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है जिसे साइबेरिया कहते हैं, और रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। तो क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा देश ये चाइना ही है। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य में। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है आरोग्य वन, इस वन की खासियत क्या है? तो देखिए, इस वन में करीब 5 लाख से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं जिसका नाम है आरोग्य वन, और इसी का उद्घाटन किया गया है
गुजरात में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी है गांधीनगर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये है आचार्य देवव्रत। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है जस्टिस विक्रम नाथ। और देखिए हाल ही में गुजरात ने, मतलब कि गुजरात हाई कोर्ट ने कोर्ट की जो कार्यवाही है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है गुजरात में ही। नीति आयोग के द्वारा जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, इसे टॉप किया था गुजरात ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? तो देखिए इस सी प्लेन सर्विस की घोषणा ये तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात के नर्मदा जिले से। और ये जो सर्विस है ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में, जहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, यहाँ तक सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और इसी का उद्घाटन किया गया है नर्मदा जिले से। और देखिए ये है भारत की पहली सी प्लेन सर्विस, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन में आपको जितने भी सिटीज के नाम दिख रहे हैं ये सभी गुजरात से ही रिलेटेड है, जो कि चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें अहमदाबाद की, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है अहमदाबाद में ही। गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि गुजरात के गांधीनगर से भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिस गेल। और जो क्रिस गेल है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। तो T20 में 1000 छक्के लगाने के साथ दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं वेस्ट इंडीज के ही कायरन पोलार्ड, जिन्होंने 690 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं ब्रेंडम मैकलम। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 485 छक्के लगाए हैं। चौथे स्थान पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, जिन्होंने 467 यानी कि 467 छक्के लगाए हैं। अब देखिए इस टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में, मतलब कि T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शामिल है, रोहित शर्मा। और टॉप 10 में इनकी रैंकिंग है 8वीं, जिन्होंने कुल 376 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। ये है दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना, जो कि लिखी गई है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा। लॉन्च किया है आनंदीबेन पटेल जी ने। और देखिए आनंदीबेन पटेल जी ने ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ से सेफ सिटी पहल की भी शुरुआत की थी। अब यहाँ बात की जा रही है बुक की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जनवरी 2020 में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल नेशन किताब लॉन्च की गई। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने बाला साहब पाटिल की ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की है, जिसका नाम है डीह विरचा करणी, जो कि मराठी में है, जिसका हिंदी मीनिंग है किसी नेक काम के लिए जीवन समर्पित कर देना। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है, जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981। जबकि जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम है इंडिया 2020। तो इस किताब के इन्होंने 2 एडिशन लॉन्च किए थे, इंग्लिश में इंडिया 2020 और हिंदी में भारत 2020। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है बिहार के काबरताल वेटलैंड्स को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। हालांकि पहले भी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रामसर, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 1971 में ईरान का ही एक शहर है जिसका नाम है
रामसर। तो इस रामसर सिटी में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कन्वेंशन हुआ क्यों था? तो देखिए, जो आर्द्र भूमि होती है, मतलब कि जो वेटलैंड्स होते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब ये आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स ये क्या होते हैं? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि जल और थल। जल और थल के बीच का वह संक्रमण क्षेत्र जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है, और इसलिए इसका संरक्षण का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसके लिए इसे रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया जाता है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। देखिए, जनवरी 2020 तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या थी 27। जनवरी 2020 में ही 10 और राम साइटें ऐड हुई। इसके बाद कुल संख्या हो गई 37। और अभी हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल ये घोषित किया गया है आसन कंजर्वेशन को, तो 38 हो गई। अब ये जो बिहार का स्थल है काबरताल वेटलैंड्स, इसके ऐड होने के बाद अब भारत में वेटलैंड्स की संख्या यानी कि रामसर स्थलों की संख्या ये हो गई है 39। तो ये अपडेटेड है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, आप इमेज में रामसर स्थलों की लोकेशन देख सकते हैं। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, ये मेरे कुछ पिछले 6-7 महीने पुराने नोट्स थे जो कि मैंने सेव करे थे। तो इसमें अभी जो रामसर साइट शामिल हुई है वो अपडेट नहीं किया गया है। तब भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ये देखने के लिए कि किस राज्य में कौन सा राम साइट शामिल है। यदि हम बात करें भोज वेटलैंड्स की, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। चिल्का लेक तो ये है ओडिशा में, जो कि रामसर साइट में शामिल है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो देखिए, अभी तो 3 टाइगर रिजर्व को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें कि 2 है मालदीव से, एक है अपने देश भारत से। तो हम भारत वाले को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1981 में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे मतलब कि तब नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना के 13 साल बाद मतलब कि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और इसे ही यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तो अब यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। भारत इसमें शामिल हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजौले। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला राजदूत ये बनाए गए हैं विशाल वी शर्मा। यदि हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। जबकि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में स्थित है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति ये दोनों वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही आज संडे है तो अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।